सेशन में। और हम जो पढ़ रहे हैं वो ओल्ड आरबीएसई पढ़ रहे हैं हम, ओल्ड आरबीएसई, ठीक है। और कक्षा 6 है ये। और इसके अंदर हमने जो है ये वाला पार्ट है, जो भूगोल वाला पार्ट है, ये हमने पूर्ण कर लिया है विद्वान साथियों। अगर आप सेशन नहीं देखे हो तो देख लेना। और आज हम यहाँ से जो है वो पॉलिटी वाला पार्ट जो है वो, राजनीति वाला पार्ट जो है वो आज चर्चा करेंगे, जिसमें हम हमारा सामाजिक परिवेश देखेंगे, विविधता में एकता देखेंगे, हमारे बाजार देखेंगे, सहकारी उपभोक्ता सशक्तिकरण देखेंगे, सरकार और लोकतंत्र देखेंगे, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण की चर्चा करेंगे, स्थानीय स्वशासन की चर्चा करेंगे और जिला प्रशासन की चर्चा करेंगे। यानी 8 से लेकर और 15 तक के जो चैप्टर है वो इसमें हम जो है कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक परिवेश। हमारा सामाजिक परिवेश नामक जो चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 8, उसका पहला क्वेश्चन आता है कि समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। इस समाज की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। 9 से 12 करवाएंगे आपको सुबह 9 बजे, वो भी कल से सुबह 9 बजे करवाएंगे। तो परिवार जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है। और बालक की प्रथम पाठशाला क्या है, तो परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है। ऐसा परिवार जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा सभी एक साथ रहते हैं, वो हमारा संयुक्त परिवार कहलाता है। आजकल संयुक्त परिवार देखने को कम मिलता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में आज भी हमें संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। और वो कहते हैं ना कि असली मजा सबके साथ ही आता है। अगर आप एकल परिवार में रह रहे हैं, आपके परिवार में मम्मी पापा और आप ही हैं, तो फिर मजा नहीं है, चाहे होली हो, दीपावली हो या स्वतंत्रता या गणतंत्र दिवस हो। लेकिन जब परिवार बड़ा होता है, सारे लोग होते हैं, हाँ ये बात तो सही है कि छोटे परिवारों में झगड़े कम होते हैं, लेकिन बड़े परिवार में थोड़ा सा है कि झगड़े हो जाते हैं, लेकिन उन झगड़ों में भी प्यार होता है। क्योंकि जहां प्यार होगा वहीं तो कभी कभार झगड़े हो जाते हैं। अरे बहुत सारे बर्तन एक साथ रखे हो तो वो भी आपस में टकराकर बसने लगते हैं। तो बस वही है, बाकी मजा जो आता है ना जीवन जीने का, वो तो भैया संयुक्त परिवार में ही आता है। इसके बाद देखिएगा, जिस परिवार में केवल माता पिता व उनकी संतान, माता पिता व उनकी संतान ही रखो यहाँ पर, संतान ही रहते हो कहलाता है एकल परिवार जो है वो कहलाता है। परिवार के सदस्यों के बाद हमारा सबसे निकट कौन होता है, तो हमारे पड़ोसी होते हैं। परिवार के बाद दूसरा जो हमारे सबसे निकट होता है वो होते हैं हमारे पड़ोसी। कौन होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं। औपनिवेशिक वाला चैप्टर पूरा हो गया है और वैसे ही सारे चैप्टर आपको करवाएंगे। चैप्टर नंबर 9 आता है आपका यहाँ पर, विविधता में एकता। हमारे देश में चाय के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या है। चाय का पौधा लगाने के लिए जो अनुकूल परिस्थिति है वो कहाँ की है, तो असम के अंदर चाय के लिए अनुकूल परिस्थिति है, ठीक है, असम। और राजस्थान में मुख्यतः कौन सी फसल उत्पादित होती है, तो ज्वार, मक्का, बाजरा और बिहू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जो बच्चे ना L1 की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओणम किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है, तो ओणम जो है वो केरल का त्योहार है। मोस्ट क्वेश्चन है ये, जो बच्चे मुख्य परीक्षा L1 की तैयारी कर रहे हैं और जो मुख्य परीक्षा L2 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोंगल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है, तो ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। और गणगौर व तीज किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है, राजस्थान। तीज त्योहारा, बावड़ी, लेडूबी, गणगौर आप सब जानते हैं। और छठ पूजा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है, बिहार। बिहार में छठ पूजा जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाखी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है, तो बैसाखी लोहरी का त्योहार मनाया जाता है, बैसाखी। और पंजाब का ये मोस्टली त्योहार है। लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा प्रसिद्ध है, जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा प्रसिद्ध है, वैसे ही बिहार का लिट्टी चोखा जो है वो क्या है, फेमस है। ढोकला खमन जो है वो गुजरात का प्रसिद्ध व्यंजन है।
दाल बाटी चूरमा अपने राजस्थान का है ही है, आप सब खाते ही हैं, जानते ही हैं। और इडली डोसा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो ये दक्षिण भारत का प्रसिद्ध व्यंजन है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ है ये। और हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। आज आपने दोनों ही गीत गाए होंगे, राष्ट्रगान भी गाया होगा जन मन गण, और राष्ट्रगीत भी आपने गाया होगा वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। और हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। ये चीजें हम तो पढ़ रहे हैं, ये लगती तो बेसिक ही है, लेकिन ये हमारे अंदर जो है वो एक सामान्य ज्ञान, जैसे आपके अंदर जो बच्चे मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक टॉपिक आता है सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। और हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और हमारी राष्ट्रीय मुद्रा रुपए है। और हमारे बाजार, चैप्टर नंबर 10 हमारा बाजार। तो देखिए, वस्तु के बदले वस्तु देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। प्राचीन जो समय था उसमें क्या होता था कि जैसे किसी के खेत में बाजरा अधिक हो गया और किसी के खेत में जो हो चावल अधिक हो गए, तो जिसको चावल चाहिए होते थे वो बाजरे जिसके खेत में उसके पास जाता था और उसको कहता था कि भैया तुम मेरे से चावल ले लो और मुझे बाजरा दे दो। यानी एक वस्तु के बदले हम दूसरी वस्तु देके, जैसे बचपन याद करो आप, बचपन में आपने लो, प्लास्टिक, पौवे, बोतल, है ना, पौवा नाम लेना गलत है, लेकिन उस टाइम की बचपन में ऐसा वो हमारे यहाँ बेचने वाला आता था, वो यही बोलता था कि लो में लो, प्लास्टिक में लो, पौवे में लो, बोतल में लो, आइसक्रीम, केले, गन्ने, गन्ना जो आता था ना, गन्ना, वो ऐसे बेचने आते थे। यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दे दो। तो जनरली हम क्या करते थे, हमारे घर में ना पुराने प्लास्टिक के जो कोई सामान होता था, या टूटे हुए खिलौने होते थे, या टूटा हुआ कोई गेट होता था, लोहे का कोई सरिया होता था, इसको क्या करते थे, उसके पास लेके जाते थे और उससे आइसक्रीम खाते थे। और अक्सर ये हम करते थे, आप भी करते होंगे, क्योंकि ये सामान्य सी बात थी ग्रामीण परिवेश के अंदर, कि आज भी ग्रामीण परिवेश में ऐसा होता है, लेकिन आजकल कम होता है। आज भी होता है कि वस्तु के बदले आप वस्तु ले सकते हैं, यानी पुराने कबाड़ में आप कोई सामान्य चीज जो है ले सकते हैं। ठीक है, वो वाली बात पे आपको बड़ी हंसी आ रही है प्रदीप जी, लेकिन ऐसा होता था, वास्तविकता थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वस्तु के बदले में पैसे देकर आवश्यकता की वस्तु पूर्ति करना क्या कहलाता है? मुद्रा विनिमय कहलाता है। और वे व्यापारी जो उत्पाद से बड़ी मात्रा में सामान खरीद कर छोटे व्यापारियों को बेच देते थे कहलाते थे थोक विक्रेता। हमारे जैसे गांव के अंदर या शहर के अंदर एक बाजार के अंदर थोक दुकानें होती है और दूसरी दुकानें होती है खुदरा दुकानें। थोक दुकानें जो होती है वो क्या करती है, बड़ी संख्या में माल खरीदती है और वो सीधे छोटे व्यापारियों को बेचते हैं। और छोटे व्यापारी जो हमारे मोहल्ले में दुकान खोल के रखे हुए हैं वो क्या करते हैं, हमें बेचते हैं। तो इस तरीके का व्यापार जो बड़ा व्यापारी होता है, जो थोक में ही वस्तु बेचता है, वो थोक व्यापारी कहलाता है। और वह व्यापारी जो वस्तु को अंतिम उपभोक्ता को बेचता है वो खुदरा या फुटकर व्यापारी जो है वो कहलाता है। भारत के सभी बैंक किसके निर्देश पे कार्य करते हैं? तो आरबीआई के निर्देश पे कार्य करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के। और एटीएम मशीन का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एंड परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? कुटीर उद्योग। गांव के अंदर आज भी छोटे छोटे पापड़ उद्योग, अचार उद्योग, दरी बनाने का उद्योग, ये सारे क्या हैं, परिवार के सहयोग से चलते हैं। और इसी परिवार के सहयोग से जो है इन उद्योगों को संचालित किया जाता है और आमदनी का ये क्या होते हैं, साधन होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपके स्क्रीन पर, लगभग 20 व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा उद्योग किसकी श्रेणी में आता है? तो ये लघु उद्योग की श्रेणी में आता है। और नेक्स्ट चैप्टर आपके स्क्रीन पर आता है 11 नंबर, सहकारिता एवं उपभोक्ता। सहकारिता एवं उपभोक्ता संरक्षण। संगठित रूप से व्यक्ति जब आपसी सहयोग के लिए कार्य करते हैं तो कहलाता है सहकारिता कहलाता है। जब कई लोग आपस में मिल जाते हैं, जैसे एक गांव है, ये गांव है और इस गांव के अंदर जो 20 लोग हैं ये क्या कर गए, एक ग्रुप बना लिया इन्होंने, है ना। 20 लोगों ने क्या बना लिया, एक ग्रुप बना लिया।
ये क्या बन गया, एक संगठन बन गया। और इस संगठन को हम क्या कह सकते हैं, चूंकि ये 20 लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। इन्होंने ये तय कर लिया कि हम हर महीने जो है वो 500 रुपए जमा करेंगे। कितने रुपए जमा करेंगे, 500। और 20 लोगों के कितने हो गए बताओ, 5 दूए 10 और 10 के आगे 3 बिंदी, तो 20 लोगों के कितने हो गए, 10,000 रुपए हो गए। अगर एक व्यक्ति 500 रुपए जमा कर रहा है तो 20 लोगों के 10,000 रुपए हर महीने जमा हो रहे हैं। अब किसी व्यक्ति को आवश्यकता है पैसे की, इन 20 व्यक्ति में से किसी के घर पर शादी है, तो वो क्या करेगा, यहां से ये 10,000 रुपए उधार ले लेगा। ठीक है, इनको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल सहकारिता की जो शुरुआत होती है वो अजमेर के भिनाय से होती है। और सहकारिता टॉपिक में आपको अलग से भी पढ़ाने वाला हूं। तो सहकारिता का अर्थ क्या है कि सब आपस में एक दूसरे की सहायता करें। और ये कॉन्सेप्ट चला कैसे था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बैंक वगैरह जाने में बड़ी समस्या होती थी, तो उन्होंने अपना खुद का ये इस तरीके का संगठन जो है वो बना लिया और सरकार ने इनको बड़ा प्रोत्साहित किया। और इसकी शुरुआत जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि सब लोगों की सहायता सरकार नहीं कर सकती है। चाहे कोई विकसित देश हो या विकासशील देश हो, किसी भी देश में हर व्यक्ति की सहायता जो है ना सरकारें नहीं कर सकती है। तो हमें अपनी सहायता खुद करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने जो है इजाद किया किसको, सहकारिता को या सहकारी संगठनों को। सहकारिता का मूल मंत्र है सब एक के लिए और सब एक सबके लिए और सब एक के लिए। यानी एक व्यक्ति सबके काम आ रहा है और सब व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति के काम आ रहे हैं। एक प्राथमिक सहकारी समिति के गठन के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 15 सदस्य होने चाहिए। रीट लेवल 2 में भी ये टॉपिक है। रीट लेवल फर्स्ट में तो नहीं है ये टॉपिक, लेकिन रीट मुख्य परीक्षा जो 2 है उसके अंदर यानी L2 के अंदर ये टॉपिक सहकारिता तो अपना अलग से टॉपिक ही है ना। नेक्स्ट देखिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी सेवा या वस्तु को खरीदता है तो वह कहलाता है उपभोक्ता कहलाता है। और उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा कानून का प्रावधान है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। याद रखना, देखो 2 अधिकार थे, एक तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और एक बाल संरक्षण अधिनियम। ये दोनों ही 1986 में आए थे। ठीक है, और जिला उपभोक्ता मंच जो है पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है, अब 20 लाख रुपए तक की शिकायत जो है की जा सकती है। राज्य उपभोक्ता आयोग पर कितने रुपए तक की शिकायत की जा सकती है, तो 20 लाख से 1 करोड़। लेकिन अब इनकी संख्या बदल चुकी है ना। अब इनकी राशि जो है 2019 में अपडेट कर दिया गया है और बदल दी गई है। जिला तक जो है शायद अब 1 करोड़ की जा सकती है। यहाँ 1 करोड़ तक की जा सकती है और यहाँ 1 करोड़ से लेकर जो है शायद मुझे पूरा याद नहीं आ रहा, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक या फिर 10 करोड़ से ज्यादा की जो है वो केंद्रीय आयोग में की जा सकती है। इसको मैं और अपडेट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय आयोग पर कितने रुपए की, 1 करोड़। अब राष्ट्रीय आयोग में शायद 10 करोड़ प्लस की हो गई है। दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना कहलाता है शोषण करना। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति का मेहनत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको क्या नहीं दे रहे हैं, जैसे हमने अपने घर में या अपने खेत में किसी मजदूर को लगा लिया और फिर जब शाम हुई और मजदूर ने कहा कि भाई साहब मैं पूरा काम कर दिया, मैंने पैसा दे दिया और आपा मैंने पैसा देना खातर नट जावा, या बैंक पैसा की बात तो अपनी हुई कि तेरे 500 रुपया दे और आपा का ना मैं तो तेन 300 रुपया देसू, तो ओ के लाओगो वो आप कर रहे हैं, मजदूर को शोषण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, शोषण कर रहे हैं। हाँ, इनको सोसाइटी भी बोलते हैं तनु जी, इनको सोसाइटी भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, इंग्लिश में सोसाइटी कह सकते हो आप। क्रय की गई वस्तु के निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तु को बदलकर नया देने का वादा कहलाता है गारंटी। यानी आप जब नया फोन लाते हो, आप जब नया मिक्सी लाते हो, फ्रिज लाते हो, कूलर लाते हो, तो आपसे कहा जाता है कि इसकी 1 साल तक की गारंटी है और एक वारंटी आती है। तो गारंटी क्या है कि अगर कोई वस्तु आपको ये कहा जाए कि 1 साल तक की गारंटी है, तो 1 साल में अगर वो खराब होता है तो आपको नया दिया जाएगा। और वारंटी क्या होती है, उसमें आपको रिपेयर करके दिया जाएगा, है ना, रिपेयर करके दिया जाएगा, है ना। उपभोक्ता वाला और सहकारिता वाला दोनों टॉपिक आपके L2 के अंदर है। क्रय की गई वस्तु के निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर वस्तु
दोष मुक्त करके देने का वादा वारंटी कहलाता है। सहकारी समिति का पंजीकरण कहां से करवाया जाता है? तो सहकारिता विभाग से करवाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सरकार व लोकतंत्र। क्या होती है सरकार और क्या होता है लोकतंत्र? लोकतंत्र यानी ऐसा तंत्र जिसमें लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन किया जाता है, वही तो लोकतंत्र होता है। यही तो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, यही पढ़ के आ रहे हैं बचपन से। चलिए इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। सरकार का कार्य क्या होता है? सभी नागरिकों के लिए कानून बनाना। सरकार का काम क्या है? कानून बनाना है। और जब निर्णय लेने की शक्ति अकेले व्यक्ति राजा रानी के पास हो तो सरकार की वह व्यवस्था क्या कहलाती है? तो इसे राजतंत्र कहते हैं। आपको पता है कि अंग्रेजों के आने से पहले पूरे भारत में राजतंत्र था, है ना। हालांकि राजतंत्र आजादी की 15 अगस्त 1947 से पहले राजतंत्र ही था। और 1950 के बाद भारत क्या बना? गणतंत्र बना, लोकतंत्र बना। राजा होता था, राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बन जाता था, बेटे की मृत्यु के बाद उसका बेटा राजा बन जाता था। जैसे मन में आ गया, जैसे राजा है और राजा ने नई नई शादी की और उसकी रानी ने कहा कि मन ने तो सोना हुआ हार चुए। अब राजा थोड़ा सा क्या था, पैसे कम थे राजा के पास, और रानी ने कोई बड़ा गिफ्ट मांग लिया, कोई सोने का, बोला मुझे 10 किलो सोने का हार चाहिए। रानी है भैया, कुछ भी मांग सकती है, रानी तो मांग सकती है ना। अब राजा क्या करेगा? ठीक है रानी कोई बात नहीं, तन्ने तो सोने को हार देशु। राजा ने कह दिया अपने मंत्री से कि जाओ और गांव वालों को कह दो कि इस बार आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा। पहले आप जो टैक्स देते थे, कर देते थे, उसका डबल देना पड़ेगा। अब राजा है, रानी ने मांगी कि राजा ने उसको पूरा किया, और उसका बोझ किस पे पड़ रहा था? जनता पर पड़ रहा था। ऐसा होता था, आपने कर सुने होंगे, तलवार बंधाई कर, चौरी कर, चौरी कर। अगर कोई किसान अपनी बेटी की शादी करता तो उसके लिए राजा को टैक्स देना पड़ता था। अगर कोई नया सामंत बनता तो उसको राजा को टैक्स देना पड़ता था। गरीब राजा नहीं होता है, लेकिन राजा का जो धन होता है वो जनता से ही आता है। तो राजतंत्र की ये सबसे बड़ी कमी थी। हालांकि राजतंत्र में बहुत सारी कमियां थी, लेकिन ये भी एक सबसे बड़ी कमी थी कि यहां पर जनता की सुनवाई नहीं होती थी। राजा यानी जो पूरा प्रशासन था वो किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में होता था, और इसमें जो राजा का परिवार है ना, वही हमेशा राजा बनता था। गरीब कभी राजा नहीं बन सकता था। राजतंत्र में कोई चाय वाला प्रधानमंत्री और एक स्कूल की टीचर या एलडीसी कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी। आज आप देखिए हमारे देश की जो राष्ट्रपति है वो साधारण एलडीसी रही हुई है अपने समय में, विद्युत विभाग में या शायद जलदाय विभाग में एलडीसी, साधारण एलडीसी। सोचिए, कल्पना करिए आप, एक एलडीसी के पद पर काम करने वाली महिला कभी राष्ट्रपति बन सकती थी क्या? राजतंत्र में, राजतंत्र में ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि राजतंत्र में तो राजा का परिवार ही राजा बनेगा, यह निश्चित था। और गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा, वो कभी भी उसकी स्थिति नहीं सुधर सकती थी। लेकिन आज ऐसी स्थितियां बन चुकी है कि आज हम बदल सकते हैं। अगर आज हम मेहनत करें, अगर हमारा सही दिशा में मेहनत हो, तो हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हो सकता है कि आपके परिवार वाले किसान हैं, सामान्य परिवार से हैं, आप हो सकता है कि गरीब परिवार में जन्म लिए हैं। गरीब परिवार में जन्म लेना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब मरना पाप है। हो सकता है कि आप एक सामान्य परिवार में जन्म लिए हो, आपके पास सुविधाएं नहीं है, लेकिन आज अगर आप मेहनत करते हो तो अपनी किस्मत को बदल सकते हो। आप अपने बच्चों को यह कहने का मौका नहीं दोगे कि बापूजी थारकन तो गाड़ी को नहीं, थारकन मोटरसाइकिल को नहीं, थारकन तो एप्पल को फोन को नहीं। अगर आज थे मेहनत करो तो थे थारी तकदीर ने बदल सको, भविष्य ने बदल सको। आज अपने नीति पावर है को नहीं। तो बस यही बात है, लोकतंत्र में ये सारी चीजें संभव है, राजतंत्र में संभव को नहीं। राजतंत्र में किसान चाहे कितनी भी मेहनत करता, वो किसान गरीब ही रहता था, क्योंकि जितनी वो मेहनत करता था, कल रात को हम पढ़ रहे थे,
जितनी मेहनत करता था उसका 75% भाग तो राजा के पास चला जाता था, जमींदार और राजा खा जाते थे। अब सोचो कि आप पूरे महीने पढ़ा रहे हो, गवर्नमेंट टीचर हो आप, और पूरे महीने पढ़ाने के बाद आपको 50,000 रुपए सैलरी मिली, ठीक है, और 50,000 सैलरी मिलते ही आ गया राजा का जमींदार कि ला भैया 40,000 मन दे दे। अब 40,000 तो वो ले गया, अब 50,000 में से आपके पास कितने बचे? 10,000 बचे। सोचो ऐसी परिस्थिति थी। उस किसान की हालत को समझिए आप कि पूरे साल मेहनत करने के बाद भी उसके पास कुछ बचता नहीं था। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। जब जनता अपना प्रतिनिधि निश्चित समय के लिए वोट देकर चुनती है तथा निर्णय में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की सहभागिता होती है तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। जब कोई लोकहित को ध्यान में न रखते हुए दूसरों को दबाकर निर्णय लिए जाए तो ऐसी सरकार तानाशाह सरकार कहलाती है। सरकार के चयन हेतु आवश्यक वयस्क नागरिक की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष, यानी 18 साल का व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है? वोट दे सकता है, अपनी सरकार को चुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण 20 नवंबर 1989 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा बालकों के अधिकारों को 4 रूपों में जो है स्वीकार किया गया और भारत सरकार 11 दिसंबर 1992 को सहमति दी इसके लिए। और ये अधिकार कौन से थे? यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ था इसने तो जो है वो 1989 में जो है बाल अधिकारों का क्या किया था, ये अधिवेशन में जो है घोषणा की थी। और भारत जो है वो 11 दिसंबर 1992 को इसको स्वीकार करता है कि हम भी अपने बालकों को क्या देंगे? अधिकार देंगे। और ये अधिकार कौन से थे? एक तो जीने का अधिकार, एक विकास का अधिकार, एक संरक्षण का अधिकार और एक सहभागिता का अधिकार। ये 4 अधिकार जो है बालकों को दिए गए थे। कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम हेतु सरकार ने कौन सा कानून बनाया था? पीसी एंड पीएनटीडी कानून 1994 में बनाया था कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, ठीक है। बाल विवाह रोकथाम हेतु सरकार ने कानून कब बनाया? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बनाई है, जिसके तहत 18 और 21 वर्ष आयु निश्चित की गई थी। बाल श्रम रोकथाम हेतु सरकार ने कानून कब बनाया? तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 को ये जो है वो बनाया था। नेक्स्ट देखिएगा, बाल यौन हिंसा के रोकथाम हेतु सरकार ने क्या प्रयास किए? तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 इसके लिए बनाया गया था। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1098। अब की बार शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, रीट लेवल फर्स्ट में आया था कि सेकंड में आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 24 तारीख को जो पेपर था रीट का उसमें ये क्वेश्चन आया था कि बाल संरक्षण हेल्पलाइन नंबर क्या है। आपको याद आ रहा हो तो यस लिख के बताना, और अगर याद हो तो बताना कौन से पेपर में आया था। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है आपका स्थानीय स्वशासन ग्रामीण व शहरी। स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण शासन और शहरी शासन की बात करते हैं। देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को कौन से संविधान संशोधन में अपनाया गया था? तो हमारा जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था, 73वें संविधान संशोधन में। हाँ, 23 तारीख वाले पेपर में, बिल्कुल सेकंड में आया था क्या? 23 तारीख के सेकंड वाले पेपर में आया था। ओके, ठीक है, मुझे याद आ रहा है इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया। कौन से संविधान संशोधन के तहत शहरी क्षेत्र के नगरीय स्वशासन को और अधिक सशक्त बनाया गया है? तो 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, देखो याद रखना, 73 में ग्रामीण और 74 में शहरी स्वशासन, 73 में ग्रामीण स्वशासन और 74 में शहरी स्वशासन, इस तरीके से आप याद रखना। इसके बाद भारत की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 में शुरू हुई थी, नागौर से। ये नागौर से शुरू होती है। और पंचायत के 3 स्तर कौन से हैं? पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। और ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो वार्ड सभा सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो सरपंच होता है। और ग्राम पंचायत में क्रियान्विति के लिए सरकारी कर्मचारी कौन होता है?
ग्राम सेवक होता है। और ग्राम पंचायत के कार्य कौन से हैं? शुद्ध पेयजल की उपलब्धि करवाना, सफाई का कार्य देखना, सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश की व्यवस्था करना। ठीक है, इसके बाद सड़क निर्माण करना, नालियां बनाना, विद्यालय भवन का निर्माण करवाना, महात्मा गांधी मनरेगा हो गया, अब तो ये मनरेगा व अन्य रोजगार कार्यक्रमों का संचालन करना, वार्षिक मेले, हाट बाजार, मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन करवाना, उनकी व्यवस्था करना, एंड स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना और जन्म मृत्यु पंजीकरण करना। ये सारे काम किसके हैं? ग्राम पंचायत के हैं। नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन करना, वृक्षारोपण करना, चरवाहा भूमि का विकास करना, बंजर भूमि में सुधार हेतु प्रयास करना, ग्राम सचिवालयों में ग्रामीणों की सहायता, सरकारी कर्मचारी सहित सरपंच कब उपस्थित रहते हैं? तो महीने की 4 दिन। देखिए, सरपंच और जो ग्राम विकास अधिकारी है ग्राम सचिवालय के, ये 4 दिन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 5, 12, 20 और 27 तारीख को। हर महीने की 5 तारीख को, 12 तारीख को, 20 तारीख को और 27 तारीख को दोनों आपको एक साथ मिल जाएंगे। पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। और पंचायत समिति के कार्य कौन से हैं? अपने क्षेत्र में पंचायतों के कार्य की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, किसानों के लिए उत्तम खाद व बीज की व्यवस्था करना, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सरकारी योजना का क्रियान्वयन करना। और पंचायत समिति के कार्यों के लिए सरकारी अधिकारी होते हैं कौन? खंड विकास अधिकारी, जैसे BDO कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसको कहा जाता है। और जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? जिला प्रमुख। और जिला परिषद के कार्य कौन से हैं? यह ग्राम पंचायत व राज्य सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? ग्राम पंचायत और राज्य सरकार के मध्य कड़ी का कार्य कौन करता है? तो कड़ी का कार्य करता है जिला परिषद। पंचायत समिति के कार्यों की सामान्य देखभाल करती है ना? पंचायत समिति के कार्यों की सामान्य देखभाल करती है और संपूर्ण जिले के विकास की योजना बनाती है और जिले में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना। जिला परिषद के कार्यों में सहयोग के लिए कौन सा सरकारी अधिकारी कार्यरत है? तो जिला परिषद में कार्यों में सहयोग के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे CEO कहते हैं आप। CEO एक RS अधिकारी होता है, IS अधिकारी भी हो सकता है, लेकिन जनरली RS अधिकारी होता है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे ना, शायद अब की बार तो अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है, तो देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अधीनस्थ बोर्ड ही करेगा। लेकिन इससे पहले जो भर्ती होती थी रीट के माध्यम से, उसमें ये जो जिला परिषद के CEO है, यही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के कार्य करते थे। 20,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? नगर पालिका कार्य करती है। 1 लाख से अधिक परंतु 5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? नगर परिषद करती है। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में कौन सी स्वशासन व्यवस्था कार्य करती है? नगर निगम करती है। और नगर पालिका का मुखिया क्या कहलाता है? अध्यक्ष। और 20वां क्वेश्चन आता है यहाँ पर ये कि नगर परिषद का मुखिया क्या कहलाता है? सभापति कहलाता है। और देखिएगा, नगर निगम के मुखिया क्या कहलाता है? मेयर या महापौर कहलाता है। इन सभी शहरी व ग्रामीण संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और तीनों शहरी संस्थाओं के कार्य कौन से? तो शहरी संस्थाएं हैं जिसमें आपकी आ गई ये नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। इनके कार्य क्या है? शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी और सफाई रखना, जन्म व मृत्यु पंजीकरण करना, दमकल की व्यवस्था करना। ऐच्छिक कार्य क्या है? ये तो अनिवार्य कार्य है। ऐच्छिक कार्य क्या है? सार्वजनिक पार्क बनवाना, स्टेडियम बनवाना, वाचनालय पुस्तकालय बनवाना, वृक्षारोपण करना, दमकल की व्यवस्था करना। और मतदाता द्वारा चुना गया पदाधिकार कहलाता है निर्वाचित कहलाता है। और पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति क्या कहलाता है? मनोनीत कहलाता है। एक तो जनता जिसको चुनती है वोट देकर, जनता जिसको वोट देके चुनती है उसे तो क्या कहते हैं? हम निर्वाचित कहते हैं। और किसी को अगर ऐसे ही सीधे ही बना दिया जाता है तो इसे मनोनीत कहते हैं। तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं? हमारे मनोनीत होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का हमारे यहाँ डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है। हम तो किसको चुनते हैं? MLA को चुनते हैं।
प्रधानमंत्री को कौन चुनते हैं? हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने में से किसी को प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो प्रधानमंत्री निर्वाचित न होकर क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था 13 नंबर चैप्टर आ गया आपका। राजस्थान में कितने संभाग है? 7 है। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33 है। और जिला प्रशासन अपने जिले के लोगों के लिए क्या क्या कार्य करता है? जैसे शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना, भू अभिलेख संधारित करना, राजस्व प्राप्त करना, संसद व अन्य रसद व अन्य सामग्री संबंधी व्यवस्था करना, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली और यातायात संबंधी व्यवस्था करना, रसद व अन्य सामग्री की व्यवस्था करना, और जिले के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं बनाना, उन्हें लागू करना, संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव संपन्न करवाना, प्राकृतिक आपदाओं से बचाना व राहत कार्य करना, जनता व सरकार के बीच कड़ी का कार्य करना, एंड पंचायती राज व्यवस्था में जिला प्रशासन के समन्वय स्थापित करना और जन समस्याओं को सुनना और उनका निराकरण करना। जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला कलेक्टर की। जिले में पुलिस विभाग किसके निर्देशन में कार्य करता है? पुलिस अधीक्षक, जिसे एसपी कहते हैं। और जिला मजिस्ट्रेट, जिसे कलेक्टर के अधीन उपखंड स्तर पर कौन कार्य करता है? उपखंड मजिस्ट्रेट, एडीएम कहते हैं इसे अपन। क्या कहते हैं? एडीएम। जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के अधीन तहसील स्तर पर कौन कार्य करता है? तो ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट या तहसीलदार, जैसे एसडीएम कहते हैं हम। और संपत्ति, जमीनी जायदाद, खरीदारी, विवाह, किराया और संविदा संबंधी विवाद किस श्रेणी में आते हैं? ये दीवानी विवाद आते हैं। और हत्या, मारपीट का फौजदारी आता है, फौजदारी विवाद। एंड भूमि संबंधी विवाद में कृषि भूमि का उत्तराधिकार, नामांतरण, खातेदारी, लगान आदि के विवाद किस श्रेणी में आते हैं? राजस्व विवाद है। और जिले में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? 3। और एफआईआर का पूरा नाम है प्रथम सूचना प्रतिवेदन। ये आपका कक्षा 6 का पॉलिटी वाला पार्ट पूरा हो गया है। अब बचा है हिस्ट्री वाला। तो कल हिस्ट्री वाला पूरा करवा देंगे। ये क्लास पिछले 3 दिनों से हो नहीं पाई थी, थोड़ा सा तो मैं आलसी हो गया था, बीच में रक्षाबंधन आ गया था, इसी चक्कर में क्लास नहीं हो पाई। लेकिन अब डेली ये क्लास जो है 2 बजे होगी और 4 बजे हम चर्चा करेंगे हमारी भूगोल की क्लास का, जिसमें हम राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों की चर्चा कर रहे थे और वहां हम संभाग की चर्चा कर रहे थे। 3 संभागों की हम चर्चा कर चुके हैं, बाकी संभागों की चर्चा आज करेंगे और अगले टॉपिक पर भी चर्चा आज जो करने वाले हैं। तो इस तरीके से अपनी जो क्लासें निरंतर चलती रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। टेलीग्राम पर आप